हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडुटेरिया बुक का 7500 जीके जिस बुक पढ़ रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की स्थापना किसके अंतर्गत की गई थी? तो लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में प्रथम जो विधि आयोग था इसकी स्थापना की गई थी चार्टर अधिनियम 1833 के तहत 1834 में। और भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है इसका सर्वाधिक योगदान, भारतीय संविधान में इसका सर्वाधिक योगदान है। और भारत के कहेगा प्रथम स्वतंत्र भारत के विधि आयोग के गठन कब किया गया था? स्वतंत्र भारत के कहेगा प्रथम विधि आयोग के गठन किया गया था 1955 में। और भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत यूपीएससी के गठन किया गया था 1926 में। और 1919 के जो अधिनियम है इसे चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं। आगे देख लेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? इसमें बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा जो कथन है सही नहीं है। तो देखते हैं, लोक लेखा समिति में कह रहा है कि सदस्य कितने होते हैं? तो 22 होते हैं। ये सही है। लोक लेखा समिति जो है इसमें 22 सदस्य होते हैं और इसमें जो 15 होते हैं ये लोकसभा से होते हैं और 7 होते हैं राज्यसभा से। प्राक्कलन समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 30 होते हैं, ये भी सही है। प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य जो होते हैं ये सभी लोकसभा से होते हैं। प्राक्कलन समिति के अन्य नाम कहेगा तो मित व्ययता समिति हो जाएगा। सार्वजनिक उपक्रम समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 30, ये गलत है। सार्वजनिक उपक्रम समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 22 होते हैं। लोकलेखा समिति को प्राक्कलन समिति के जुड़वा बहन कहते हैं। लोकलेखा समिति को प्राक्कलन समिति के जुड़वा बहन कहते हैं। और ये तीनों समिति जो है, लोकलेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति, इन तीनों समिति के जो सदस्य के कार्यकाल होता है ये होता है 1 वर्ष के। आगे देख लेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन है, रामनाथ कोविंद समिति किससे संबंधित है? रामनाथ कोविंद जो समिति है इसका संबंध हो जाएगा, इसका संबंध है चुनाव सुधार से। रामनाथ कोविंद समिति का संबंध हो जाएगा चुनाव सुधार से। गरीबी रेखा से संबंधित समिति कहेगा तो सुरेश तेंदुलकर जो समिति था ये गरीबी रेखा से संबंधित था। सरकारीय आयोग के संबंध हो जाएगा केंद्र एवं राज्य से। सरकारीय आयोग के गठन हुआ था 1983 में और सरकारीय आयोग अपनी रिपोर्ट पेश की थी 1987 में। आगे देख लेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है महात्मा गांधी के। क्वेश्चन है कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता है। यह जो कथन है किसका है? तो यह है महात्मा गांधी के कथन है। महात्मा गांधी के कहेगा गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। इन्होंने भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में किए थे। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी के गठन कहेगा तो ये भीमराव अंबेडकर किए थे। आगे देख लेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन निम्नलिखित में से किसकी जांच के लिए किया गया? तो न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी के जो था आयोग ये किसके लिए गठन किया गया था इसका? तो वर्ष 2002 की गोधरा घटना की जांच के लिए। जो 2002 में गोधरा घटना हुआ था उसके जांच के लिए न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग के गठन किया गया था। सिख दंगों की जांच के लिए नानावती जो आयोग है इसका गठन किया गया था 1984 में। 6 नंबर हो जाएगा, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो ये हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो यह तत्व है इसका उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। जो मूल कर्तव्य है, पहले तो मूल कर्तव्य की संख्या कहेगा कितनी थी? तो मूल कर्तव्य की संख्या पहले 10 थी, वर्तमान में 11 हो गया है। मूल कर्तव्य के उल्लेख अनुच्छेद 51 के
ए में किया गया है और मूल कर्तव्य सोवियत संघ रूस से लिया गया है। जो मूल अधिकार है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका उल्लेख किया गया है 12 से 35 तक। पहले मूल अधिकार 7 था, वर्तमान में कहेगा तो 6 है। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से निकाल कर अब विधिक अधिकार बना दिए गए हैं। वर्तमान में मूल अधिकार की संख्या कहेगा तो 6 है। आगे देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन से दो सही सुमिलित है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दो जो है सही सुमिलित है। देखते हैं, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी जो है ये इक्वाडोर में है, ये सही है। वेसुवियस ज्वालामुखी ये इटली में है, ये फिलीपींस में नहीं है, ये गलत हो जाएगा। और एक सही सुमिलित था और उसके आगे हो जाएगा फुजियामा। फुजियामा जो है ये जापान में स्थित है। और किलिमंजारो कहेगा तो ये अंगोला में नहीं है, किलिमंजारो अफ्रीका के तंजानिया में स्थित है। कहेगा विश्व के सबसे ऊंचे पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो कोटोपैक्सी हो जाएगा जो कि इक्वाडोर में स्थित है। और किलिमंजारो अफ्रीका में स्थित है, और वेसुवियस इटली में, और फुजियामा हो जाएगा जापान में। उगते सूर्य के देश किसे कहते हैं, तो उगते सूर्य के देश कहते हैं जापान को। और डूबते सूर्य के देश कहते हैं ब्रिटेन को। डूबते सूर्य के देश यूके यानी कि ब्रिटेन को कहते हैं। किलिमंजारो ये अफ्रीका के सबसे ऊंचा पर्वत भी है। और किलिमंजारो जो ज्वालामुखी है ये तंजानिया में अफ्रीका में स्थित है। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 8 नंबर है, मानचित्र के कितने घटक होते हैं, तो मानचित्र के 3 घटक होते हैं। और दुनिया के पहली बार मानचित्र किसने बनाया था, तो ये बनाए थे अलेक्जेंडर ने। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहेगा किसके समानांतर है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है ये बेरिंग जल संधि के से जुड़ा है, यानी कि बेरिंग जल संधि से ये समानांतर है। ये क्वेश्चन भी आता है कि बेरिंग जल संधि से समानांतर कौन सा है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बेरिंग जल संधि के समानांतर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, आर्कटिक महासागर तथा बेरिंग जल संधि से जुड़ा महासागर कौन है, तो ये हो जाएगा प्रशांत महासागर। जो प्रशांत महासागर है आर्कटिक महासागर और बेरिंग जल संधि से ये जुड़ा है। सबसे बड़ा महासागर कहेगा तो प्रशांत महासागर हो जाएगा। और सर्वाधिक भूकंप किस में आता है, तो प्रशांत महासागर में। लक्षद्वीप कहेगा कहाँ स्थित है, तो अरब सागर में स्थित है। और लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप से बना है। हिंद महासागर के सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा मेडागास्कर। और हिंद महासागर के अन्य नाम कहेगा तो रत्नाकर हो जाएगा। आगे देखेंगे 10 नंबर हो जाएगा, चक्रवात एवं प्रति चक्रवात निम्न में से किस प्रकार के पवन का उदाहरण है, तो ये उदाहरण है मौसमी पवन का। चक्रवात एवं प्रति चक्रवात ये दोनों मौसमी पवन के उदाहरण है। प्रति चक्रवात में जो हवा बहती है यह हवा केंद्र से परिधि की ओर बहती है। और वही जो इसमें उच्चतम दाब होता है तो केंद्र में वायु दाब क्या होता है, उच्चतम होता है। प्रति चक्रवात में हवा केंद्र से परिधि की ओर बहती है और चक्रवात में हवा जो बहती है परिधि से केंद्र की ओर बहती है। और प्रति चक्रवात में केंद्र में वायु दाब जो होता है उच्चतम होता है। स्थानीय पवन के उदाहरण हो जाएगा, स्थानीय पवन जो है ये समुद्री पवन और जो लू है ये स्थानीय पवन के उदाहरण हो जाएगा। आगे देखेंगे 11 नंबर हो जाएगा, गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर या स्तूप में कौन सा बेमेल है। ये कह रहा है कि गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर या स्तूप में कौन सा ये बेमेल है, तो जो ये सारनाथ है ये गुप्त काल के नहीं था, ये क्या था, ये मौर्य वंश के ये संबंधित था मौर्य वंश से। जो सारनाथ में स्थित धमेक स्तूप है इसे बनवाए थे अशोक। सारनाथ में स्थित धमेक स्तूप किसने बनवाया था, तो ये बनवाए थे अशोक। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो कुमारगुप्त ने। भीतर गांव का संबंध किससे है, तो यहाँ पे विष्णु मंदिर स्थित है। कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश में भीतर गांव विष्णु मंदिर स्थित है उत्तर प्रदेश में। जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसका कहेगा विनाश किसने किया था, तो 1193 में नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश किए थे कौन, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति थे बख्तियार खिलजी। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा 12 नंबर है, निम्न में से किस मत के अनुयायियों को पंचार्थिक भी कहा जाता था। निम्न में से किस मत के अनुयायियों को पंचार्थिक भी कहा जाता था, ये हो जाएगा पशुपत मत के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता था। पशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे लकुलिश। और लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक हो जाएंगे वसव। 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से कांसे का दर्पण मिला है, तो कांसे के दर्पण मिला है कहाँ से, तो हड़प्पा से। और ये सबसे पुराना खोजा गया शहर हड़प्पा था। हड़प्पा की खोज किसने किया था, तो ये किए थे दयाराम साहनी 1921 में।
और मोहनजोदड़ो जो है इसका खोज किए थे रखाल दास बनर्जी 1922 में। और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चनौदड़ो ये कहाँ पे स्थित है? ये तीनों पाक में स्थित है, नहीं पाकिस्तान में। कहेगा कि हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह कौन था? तो ये हो जाएगा लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। और यहाँ पे डाकवाड़ के साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। चनौदड़ो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ से प्राप्त हुआ है श्रृंगार के सामान प्राप्त हुआ है चनौदड़ो पाकिस्तान से। 14 नंबर हो जाएगा सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए जाता था? तो ये हो जाएगा 20%। सिखों के राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए जाता था? तो 20%। सिख धर्म के संस्थापक हो जाएंगे गुरु नानक, जिनका जन्म हुआ था 1469 तलवंडी पाकिस्तान में, और इनका मृत्यु हुआ था 1539 में करतारपुर पाकिस्तान में। जैन धर्म के संस्थापक कहेगा तो जैन धर्म के संस्थापक हो जाएंगे ऋषभ देव, और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहेगा तो महावीर हो जाएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है? पाल वंश के दूसरा संस्थापक कहेगा तो महिपाल थे। और पाल वंश के संस्थापक केवल पूछ देगा तो पाल वंश के संस्थापक हो जाएंगे कौन? तो पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। पाल वंश के संस्थापक गोपाल और दूसरा संस्थापक महिपाल। गोपाल ने किसकी स्थापना करवाई? तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय की। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल करवाए थे, और उदंतपुरी मठ की स्थापना कहेगा तो ये देवपाल किए थे। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल किए थे, उदंतपुरी मठ की स्थापना देवपाल किए थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे धर्मपाल। और जो पाल वंश था, पाल वंश के राजधानी कहाँ पे थी? तो पाल वंश की राजधानी थी मुंगेर, बिहार में। आगे देख लेंगे 16 नंबर, विजयनगर साम्राज्य में किस वंश की स्थापना सबसे पहले हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य पे 4 वंश ने शासन किया था, और विजयनगर साम्राज्य पे पहला वंश हो जाएगा संगम वंश, जिसका स्थापना किए थे अपने पिता के नाम पे हरिहर एवं बुक्का ने। और संगम वंश के बाद कहेगा तो सालू वंश हो जाएगा, इसकी स्थापना किए थे सालू नरसिंह। और इसके बाद हो जाएगा तुलु वंश, जिसका प्रतापी शासक कृष्णदेव राय थे, और तुलु वंश के संस्थापक कहेगा तो वीर नरसिंह हो जाएंगे। और चौथा राजवंश था आरबेडु वंश, जिसका संस्थापक थे तिरुमल। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना भी हरिहर एवं बुक्का किए थे 1336 में। 17 नंबर हो जाएगा, निम्न में से किसकी उपाधि दुरे दुरानी यानी कि युग का मोती था? तो दुरे दुरानी यानी कि युग का मोती कह रहा है कि किसका उपाधि था? तो ये उपाधि हो जाएगा अहमद शाह अब्दाली का। नादिर शाह भारत पे आक्रमण कब किया था? तो नादिर शाह भारत पर आक्रमण किया था 1739 में, और उस समय का किसका शासन था? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। जहादर शाह का अन्य नाम कहेगा तो जहादर शाह के अन्य नाम हो जाएगा लंपट मूर्ख। मोहम्मद शाह के अन्य नाम हो जाएगा रंगीला बादशाह है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 18 नंबर, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो ये कहते हैं सर सैयद अहमद खां। कह रहा है कि किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो ये कथन हो जाए सर सैयद अहमद खां के। कांग्रेस के बारे में लॉर्ड कर्जन का कथन किया था? तो ये बोले थे कि कांग्रेस अपनी पतन की ओर लड़खड़ा रही है। कांग्रेस अपनी पतन की ओर लड़खड़ा रही है, ये बोले थे लॉर्ड कर्जन। और कांग्रेस का गठन लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुआ था 1885 में। लाला लाजपत राय ये साइमन कमीशन के विरोध किए थे, और उसमें इनको लाठीचार्ज के कारण लंबी चोट लगी थी। उसके बाद इनका लाहौर में मृत्यु हो गया। साइमन कमीशन भारत में आया था 1928 में, और लाला लाजपत राय इसका विरोध इसलिए कर रहे थे, इसमें भारतीय एक भी सदस्य नहीं थे, टोटल अंग्रेज थे, और इसीलिए इसे साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन भी कहते हैं। साइमन कमीशन कहेगा अन्य नाम क्या हो जाएगा? तो व्हाइट कमीशन। आगे देखेंगे 19 नंबर हो जाएगा, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे राजा राम मोहन राय। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। इन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे 1828 में। दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के गठन किए थे।
और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के गठन किए थे दादा भाई नौरोजी 1866 में। और केवल कहेगा इंडिया एसोसिएशन के गठन किसने किया था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस मिलकर 1876 में। 10 साल बाद केवल इंडिया एसोसिएशन के गठन किए सुरेंद्र नाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस मिलकर 1876 में। बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव की शुरुआत किए और 2 साल बाद 1895 में गणेश उत्सव की शुरुआत किए थे। आगे हो जाएगा 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है, तो इसमें सुमिलित नहीं है ऑप्शन डी, लैंड होल्डर्स सोसाइटी ऑफ बंगाल के गठन 1838 में हुआ था, 1844 में नहीं, यही गलती था। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के गठन हुआ था 1784 में, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे के गठन हुआ था 1804 में, और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन का स्थापना हुआ था 1823 में, और लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना 1838 में हुआ था, यही गलत है जिसे सही कर दिया गया है। आगे देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक पूरी तरह से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था, तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ये पूर्ण तरह से किसके पक्ष में थे, तो कैबिनेट मिशन के पक्ष में थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस के अध्यक्षता किए थे कराची अधिवेशन में 1931 में, और इसी में पहली बार मूल अधिकार की मांग की गई थी। महात्मा गांधी एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1924 में बेलीगांव अधिवेशन कर्नाटक। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने, पहली बार 1929 लाहौर अधिवेशन, दूसरा हो जाएगा 1936 लखनऊ अधिवेशन, और तीसरा बने थे 1937 फैजपुर अधिवेशन, जो कि किसी गांव में कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला ये पहला था, जो कि फैजपुर महाराष्ट्र में हुआ था। 1937 में अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस के सबसे अधिक दिन तक अध्यक्ष रहने वाले हो जाएंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, 1940 से 46 तक रहे थे। 22 नंबर हो जाएगा, भारतीय समाज में महिलाओं एवं बालिकाओं की शिक्षा हेतु सर्वाधिक प्रयास किसने किया था, तो सर्वाधिक प्रयास किए थे पंडित रामाबाई ने, सर्वाधिक हो रहा है। और पहली बार महिला के लिए विश्वविद्यालय का स्थापना की थी सावित्रीबाई फुले, और सर्वाधिक प्रयास कौन किए थे, तो पंडित रामाबाई ने की थी। पंडित रामाबाई ने शारदा सदन की स्थापना की थी कब, तो 1889 में। सरोजिनी नायडू ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, जो कि 1925 में बनी थी, कहाँ पे, तो कानपुर अधिवेशन में। और पहली बार कांग्रेस के महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट, जो कि 1917 में बनी थी कलकत्ता अधिवेशन में। आगे देख लेंगे 23 नंबर हो जाएगा, कांग्रेस ने नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी, तो कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति हो जाएगा राज वाम बंद आंदोलन। राजा वाम बंद आंदोलन ये कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के पद्धति थी, आंदोलन की पद्धति थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, तो ये हुआ था 1920 में, जिसे चौरा चोरी घटना के कारण इसे कब बंद कर दिया गया था, तो 12 फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। असहयोग आंदोलन में ही नारा दिया गया था कि 1 वर्ष में आज़ादी, 1 वर्ष में आज़ादी की नारा दिया गया था असहयोग आंदोलन के समय। 24 नंबर हो जाएगा, पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर है, यह कथन किस आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है, तो ये कथन चतुर्थ जो आंग्ल मैसूर युद्ध था इससे संबंधित था। इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, और ये हुआ था 1799 में। प्रथम जो कह रहा है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था कब, तो 1767 से लेकर 69 तक। दूसरा हुआ था 1780 से 84 तक। तीसरा हुआ था 1790 से 92 तक, और चौथा हुआ था 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। और टीपू सुल्तान के पिता कौन थे, तो ये थे हैदर अली, और हैदर अली की मृत्यु हुआ दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के समय 1782 में। आगे देख लेंगे 25 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ब्रिटिश काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो देखते हैं।
1935 के गवर्नमेंट इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था। ये जो कथन है सही है। दूसरा कथन हो जाएगा 1937 के चुनाव में संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए मुस्लिम लीग के प्रस्ताव को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था, जो कि मुस्लिम लीग के प्रस्ताव को ये स्वीकार नहीं किया था, ये गलत है। 1937 में जो था कांग्रेस था ये पूर्ण रूप से बहुमत लाया था, इसलिए मुस्लिम लीग के साथ नहीं मिला था। 1937 में कांग्रेस पूर्ण बहुमत लाया था। मुस्लिम लीग के गठन कहेगा तो ये हुआ था 1906 में। कहाँ पे? तो ढाका में। 26 नंबर हो जाएगा, किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन कैसे होता है? तो किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन होता है रासायनिक ऊर्जा से। और यांत्रिक ऊर्जा को कहेगा विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो ये बदलता है डायनेमो। और ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है थर्मोकपल। 27 नंबर हो जाएगा, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रकृति को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है जड़त्व। एक बार फिर से देखते हैं, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रकृति को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है जड़त्व। जड़त्व के माप क्या होता है? तो जड़त्व के माप को द्रव्यमान कहते हैं। जड़त्व के माप को क्या कहते हैं? तो द्रव्यमान कहते हैं। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी कि F बराबर ma। ये बल का व्यंजन है जो कि गति के दूसरा नियम से प्राप्त होता है। संवेग बराबर हो जाएगा वेग गुणे द्रव्यमान। और वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण। आगे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 28 नंबर है, किसी द्रव्य के वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं होती है? तो ये कह रहा है कि किसी द्रव्य के वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं होती है? तो ये निर्भर नहीं होती है द्रव्यमान पर। और किस पर निर्भर होती है? तो देख लेते हैं, तापमान पर होता है, आर्द्रता पे होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर होता है। किसी द्रव्य के वाष्पन की जो दर है ये निर्भर होता है तापमान पर, आर्द्रता पे और पृष्ठीय क्षेत्रफल पे। 29 नंबर हो जाएगा, पादपों द्वारा किस प्रक्रम में ग्लूकोज का निर्माण होता है? तो पादप द्वारा प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में ग्लूकोज का निर्माण होता है। पादपों द्वारा कह रहा है किस प्रक्रम में ग्लूकोज के निर्माण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में ग्लूकोज के निर्माण होता है। आगे देख लेंगे, 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मानव में वृक्काणुओं का कार्य निम्न में से क्या है? तो मानव में वृक्काणुओं का कार्य हो जाएगा उत्सर्जन। जो वृक्क है इसे किडनी कहते हैं और वृक्क के क्रियात्मक इकाई हो जाएगा नेफ्रॉन। मानव शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन किसके द्वारा होता है? तो मानव शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन होता है हीमोग्लोबिन के द्वारा। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन द्वारा मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। 31 नंबर हो जाएगा, महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो ये स्रावित होता है अंडाशय के द्वारा। और अंडाशय के प्रजनन ग्रंथि को क्या कहते हैं? तो अंडाशय के प्रजनन ग्रंथि को डिंबवाहिनी कहते हैं। अंडाशय के प्रजनन ग्रंथि को डिंबवाहिनी कहते हैं। भ्रूण के विकास कहाँ पे होता है? तो भ्रूण के विकास होता है गर्भाशय में। भ्रूण के विकास होता है गर्भाशय में। आगे देखेंगे, 32 नंबर क्वेश्चन है, यौन प्रजनन में अभिवाहक का योगदान कितना होता है? तो यौन प्रजनन में अभिवाहक का योगदान होता है उनके गुणसूत्र के आधा। कितना होता है? तो उनके गुणसूत्र के आधा। मानव शरीर में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं 46। और गुणसूत्र किसके बने होते हैं? तो गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए प्लस प्रोटीन का। आगे देख लेंगे, 33 नंबर हो जाएगा, ल्यूकोडर्मा बीमारी का संबंध किससे है? जो ल्यूकोडर्मा बीमारी है इसका संबंध हो जाएगा त्वचा से। और पीलिया जो बीमारी है ये प्रभावित करता है यकृत को। और डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करता है गला को। और जो ट्रैकोमा बीमारी है ये प्रभावित करता है आँख को। डिप्थीरिया होता है जीवाणु के कारण और पीलिया होता है वायरस के कारण। 34 नंबर हो जाएगा, सूखा रोग निम्न में से किसे प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करता है कंकाल तंत्र को। जो सूखा रोग है ये प्रभावित करता है कंकाल तंत्र को। सूखा रोग मानव शरीर में विटामिन डी की कमी से होता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे कवक जो अपने भोजन के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है एंटेमोपैथोनेजेनिक।
एंटेमोपैथोजेनिक कहा जाता है ऐसे कवक को जो अपने भोजन के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर रहते हैं। और मृतजीवी किसे कहते हैं, तो वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए मृत या सड़े कार्बन से प्राप्त करते हैं जो अपने भोजन, उसे कहते हैं मृतजीवी। कीट के 6 पैर होते हैं। कीट जो होते हैं इनके कितने पैर होते हैं, तो 6 पैर होते हैं। 36 नंबर हो जाएगा, निम्न में कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है, तो ये करता है भ्रूणपोष। कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है, तो ये करता है भ्रूणपोष। बीजांड के दीवार के बीजांड जो कहाँ स्थित होता है, तो ये अंडाशय के भीतर दीवार के रूप में उपस्थित रहता है बीजांड। और जो एस्ट्रोजन मादा हार्मोन है ये स्रावित होता है अंडाशय से। आगे देख लेंगे, 37 नंबर हो जाएगा, प्राय कार्बनिक यौगिक में उपस्थित बंधों की प्रकृति होती है, तो ये होता है सहसंयोजक बंधन। प्राय जो कार्बनिक यौगिक में बंध उपस्थित होते हैं ये उपस्थित होते हैं सहसंयोजक बंधन। आयनिक बंधन के उदाहरण कौन कौन सा हो जाएगा, तो सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड ये आयनिक बंधन के उदाहरण है। 38 नंबर हो जाएगा, प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है, तो प्राकृतिक रबड़ बहुलक हो जाएगा आइसोप्रीन का। स्टाइरिन क्या है, तो ये स्टाइरिन उदाहरण इसका प्रयोग होता है प्लास्टिक बनाने में या रबड़ बनाने में। स्टाइरिन का प्रयोग होता है प्लास्टिक बनाने में या रबड़ बनाने में। एथिलीन क्या है, तो एथिलीन सबसे सरल एल्कीन है। एथिलीन जो है ये सबसे सरल एल्कीन है। आगे देख लेंगे, 39 नंबर हो जाएगा, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। साइक्लोट्रॉन का प्रयोग करते हैं प्रोटॉन का त्वरित करने के लिए। प्रोटॉन के खोज हुआ था 1919 में और ये किए थे गोल्डस्टीन ने। मेसोन कण के खोज किए थे युकावा ने। न्यूट्रॉन के खोज किए थे चैडविक 1932 में। जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन के खोज किए थे 1932 में और इलेक्ट्रॉन के खोज किए थे जे थॉमसन 1897 में। 40 नंबर हो जाएगा, भारत के किस शहर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है, तो मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है जैसलमेर को। राजस्थान के हृदय कहा जाता है अजमेर को। गुलाबी शहर किसे कहते हैं, तो जयपुर को गुलाबी शहर कहते हैं और सूर्य नगरी कहते हैं जोधपुर को। गुलाबी शहर हो जाएगा जयपुर, सूर्य नगरी जोधपुर, राजस्थान के हृदय हो जाएगा अजमेर और मरुस्थल की राजधानी हो जाएगा जैसलमेर। आगे देख लेंगे, 41 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया किसकी कृति है, तो इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया कह रहा है किसकी कृति है, तो आर.के. ठकराल की कृति हो जाएगा। स्ट्रेंजर नो मोर ये किसकी कृति है, तो संजय हजारिका की। रविंद्रनाथ टैगोर की बायोग्राफी किसने लिखा है, तो ये लिखा है उमादास गुप्ता ने। 42 नंबर हो जाएगा, 1961 में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन में कुल कितने देश भाग लिए थे, तो कुल देश भाग लिए थे 25। और इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है नाम। गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है इसका गठन हुआ था 1961 में बेलग्रेड में ही और इसका प्रथम जो सम्मेलन हुआ था ये भी 1961 के बेलग्रेड में ही हुआ था और उस समय 25 देश भाग लिए थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन के गठन करेगा किसने किया था, तो ये किए थे नेहरू, नसीर और टीटो मिलकर किए थे। नेहरू, नसीर, टीटो मिलकर किए थे 1961 में। वर्तमान में इसके कहेगा सदस्य देश की संख्या कितनी है, तो 120 है। इसका मुख्यालय कहेगा गुट निरपेक्ष आंदोलन के, तो इसका मुख्यालय हो जाएगा जकार्ता। आगे देखेंगे 43 नंबर हो जाएगा, कॉमरेड नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे। कॉमरेड नामक समाचार पत्र के संपादक हो जाएंगे मोहम्मद अली और इनका अन्य पत्रिका भी हो जाएगा हमदर्द। भारत के जो पहला हिंदी पत्रिका था उसका संपादक हो जाएंगे जुगल किशोर शुक्ल और ये प्रथम जो हिंदी के पत्रिका था ये हो जाएगा उदंत मार्तंड जो कि पहली बार प्रकाशन हुआ था 1826 में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक के नाम हो जाएगा इंडिया विंस फ्रीडम और सर सैयद अहमद खां के पत्रिका के नाम हो जाएगा तहजीब अल अखलाक। तहजीब अल अखलाक पत्रिका के संपादक सर सैयद अहमद खां थे। आगे देखेंगे 44 नंबर है, अछूत जातियों के संबंध में हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये किए थे महात्मा गांधी और हरिजन सभा की स्थापना महात्मा गांधी 1932 में किए थे।
स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का गठन किसने किया था? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किए थे और इनका पत्रिका का नाम हो जाएगा बहिष्कृत भारत। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का गठन भीमराव अंबेडकर किए थे और केवल स्वतंत्र पार्टी का गठन किए थे तो ये सी राजगोपालचारी किए थे। आदिवासी नेता के मसीहा किसे कहा जाता है? तो इसे ठक्कर बापा को आदिवासी नेता के मसीहा कहा जाता है। 45 नंबर हो जाएगा। नेताजी एंड गांधी पुस्तक किसने लिखी है? नेताजी एंड गांधी पुस्तक के लेखक हो जाएंगे बी.के. अहलूवालिया। बी.के. अहलूवालिया नेताजी एंड गांधी पुस्तक के लेखक हैं। द पाथ टू पावर पुस्तक के लेखक हो जाएंगे मार्गरेट थैचर। द पाथ टू पावर पुस्तक के लेखक मार्गरेट थैचर हो जाएंगे। आगे देख लेंगे 46 नंबर है। शेरशाह द्वारा पटना के नव निर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है? तो ये मिलता है तारीख़ दाऊदी में। शेरशाह द्वारा पटना के नव निर्माण का वर्णन मिलता है तारीख़ दाऊदी में। शेरशाह थे ये पटना शहर की स्थापना 1541 में किए थे और पाटलिपुत्र की स्थापना करेगा तो ये किए थे हरेक वंश के शासक उदयदीन ने। बादशाहनामा या पादशाहनामा के लेखक हो जाएंगे अहमद हमीद लाहौरी। बादशाहनामा या पादशाहनामा के लेखक अहमद हमीद लाहौरी हो जाएंगे। अकबरनामा के लेखक हो जाएंगे अबुल फजल। आगे देख लेंगे 47 नंबर है। भारत के निम्नलिखित वन्य जीव अभयारण्य पर विचार कीजिए और दक्षिण से उत्तर की ओर इनकी स्थिति के अनुसार उपयुक्त वन्य जीवन अभयारण्य का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है उसे बताएं। तो इसमें पहले दक्षिण से उत्तर की ओर हो जाएगा, पहले हो जाएगा भद्रा वन्यजीव अभयारण्य जो कि कर्नाटक में है और इसके बाद हो जाएगा सिमलीपाल जो कि उड़ीसा में है। इसके बाद हो जाएगा पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य जो कि मध्य प्रदेश में है और इसके बाद हो जाएगा शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और ये जो क्रम है ये दक्षिण से उत्तर की ओर इसका क्रम है। आगे देख लेंगे 48 नंबर हो जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य क्या है? तो मनी जो लॉन्ड्रिंग बिल है इसका उद्देश्य हो जाएगा अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना। जो अवैध रूप से धन प्राप्त होता है उसकी आवाजाही पर निगरानी रखना मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य है। आगे देख लेंगे अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो 18वीं सदी में जो बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन हुआ इसका कारण हो जाएगा ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर ऊंचे तट कर, यानी जो ब्रिटेन में माल के निर्यात होता था उस पर अधिक मात्रा में कर लगा देना। ये बंगाल में 18वीं सदी के वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। पूरक वस्तु की जो मांग होती है ये होता है बेलोचदार। पूरक वस्तु की मांग क्या होता है? तो ये होता है बेलोचदार होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 50 नंबर। मूल्य वृद्धि के क्या प्रभाव है? तो मूल्य वृद्धि के प्रभाव हो जाएगा निवेश पर विपरीत प्रभाव। मूल्य वृद्धि के प्रभाव क्या होता है? तो निवेश पर विपरीत प्रभाव हो जाता है। वस्तु का वैकल्पिक प्रयोग संभव होने पर मांग जो होता है लोचदार हो जाता है। वस्तु का वैकल्पिक प्रयोग या संभव होने पर मांग क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है लोचदार। कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनियर क्वेश्चन है देख लेते हैं जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कहेगा तो ये हो जाएंगे गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में। कब? तो 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध के जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ है। और इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? तो कुशीनगर या कुशीनीरा उत्तर प्रदेश में। इनका जो बचपन के नाम का क्या था? तो इनके बचपन के नाम हो जाएगा सिद्धार्थ और इनके पिता के नाम हो जाएगा सुशोधन। और इनके पिता के नाम हो जाएगा सुशोधन और माता का नाम कहेगा तो माया या महामाया था। आगे देख लेंगे। आगे हो जाएगा बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में फाल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कितने वर्ष तपस्या के बाद? तो 6 वर्ष के तपस्या के बाद। और गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किए थे 29 वर्ष के उम्र में। फाल्गु नदी के अन्य नाम कहेगा तो निरंजना नदी है। बुद्ध ने अपना पहला एवं सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में और सर्वाधिक उपदेश दिए थे सरस्वती में। किस भाषा में दिए थे? तो ये दिए थे पाली भाषा में। आगे देखेंगे बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है जबकि पुनः जन्म की मान्यता है, यानी कि आत्मा की मान्यता नहीं है, पुनः जन्म के है।
बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने की जो न्यूनतम आयु सीमा है यह है 15 वर्ष। कितनी थी? तो ये बौद्ध धर्म में उस समय सम्मिलित होने की आयु सीमा 15 वर्ष थी। गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया। गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था। सर एडविन अर्नाल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा था। कौन कहे थे? सर एडविन अर्नाल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा था, यानी कि एशिया की रोशनी। विश्व के कहेगा रोशनी किसे कहा जाता है? तो विश्व की रोशनी कहा जाता है महात्मा गांधी को, और भारत की रोशनी कहा जाता है मेहरुन्निसा को, और एशिया की रोशनी कहा जाता है किसे? तो गौतम बुद्ध को। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा। इसमें है बौद्ध धर्म की संगीति या सभा, और दूसरा में हो जाएगा वर्ष। तीसरा में कहाँ पे हुआ था और किसके अध्यक्षता में हुआ था और किसके शासनकाल में। देखते हैं, जो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था ये हुआ था 483 ईसा पूर्व में, और कहाँ पे हुआ था? तो राजगीर में हुआ था। अध्यक्ष थे महाकाश्यप, और किसकी शासनकाल था? तो अजातशत्रु का। द्वितीय हुआ था 383 ईसा पूर्व, और ये हुआ वैशाली में, और अध्यक्षता किए थे साबाकामी, और शासनकाल कालाशोक के था। तृतीय हुआ था 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, अध्यक्षता किए थे मौलिपुत्तिस, और ये शासनकाल था अशोक के। चतुर्थ संगीति हुआ था 98 ईस्वी में, और ये हुआ था कुंडनवन कश्मीर में, अध्यक्ष थे वसुमित्र, शासनकाल कनिष्क के था। तो ये ऐसे याद कर सकते हैं। कैसे? तो स्थान के नाम याद कर सकते हैं। इसका ट्रिक हो जाएगा राबे पाकू हो जाएगा, ये स्थान के नाम हो जाएगा। कहाँ कहाँ पे बौद्ध संगीति हुआ था। रा से हो जाएगा राजगिरी, बे से हो जाएगा वैशाली, प से हो जाएगा पाटलिपुत्र, कु से हो जाएगा कुंडनवन कश्मीर। तो ये हो जाएगा राबे पाक। और अध्यक्षता कौन कौन थे? तो ये हो जाएगा मौसमो से हो जाएगा महाकश्यप, साबाकामी, मोगलीपुत्तिस और वसुमित्र। शासनकाल कहेगा तो अक हो जाएगा अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।